नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं जो कृमि रोग अपन ने स्टार्ट किया था उसी का एक कंटिन्यूशन वाला लेक्चर है। तो ठीक है, तो इसमें अपन संप्राप्ति देखेंगे, उसकी चिकित्सा देखेंगे, है ना, लक्षण देखेंगे, ये सब अपन इसमें देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन को पता है अपन ने भेद देख लिए थे, उसके निरुक्ति देख ली थी, है ना, ये सब अपन ने देख लिया था। अब यहाँ पर अपन संप्राप्ति देखते हैं। सबसे पहले संप्राप्ति घटक को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दोष, संप्राप्ति घटक में सबसे पहले दोष। दोष इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? कफ प्रधान त्रिदोषज। तो अपन ने देखा था कि जो कृमि होते हैं उनको मांस से स्नेह होता है, मतलब कि जो जंतु जिनको मांस से स्नेह होता है उनको अपन कृमि कहते हैं। तो यहाँ पर जो दोष है वो कफ प्रधान त्रिदोषज है। ठीक है, जो कृमि रोग है वो कफ प्रधान त्रिदोषज है। यहाँ पर दूष्य क्या है? पुरुष, रस और रक्त दूष्य है ना। तो पुरुष, रस और रक्त दूष्य है। अधिष्ठान क्या है? पक्वाशय, महास्त्रोतस और शरीर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अधिष्ठान पक्वाशय है, महास्त्रोतस है और शरीर है। दूष्य पुरुष, रस और रक्त है और दोष कफ प्रधान त्रिदोषज है। अब चलते इसकी संप्राप्ति पे। जो निदान है, निदान सेवन किया उसने पेशेंट ने, मतलब कि जो अपन निदान देखे थे अपन ने, जैसे अभोजन, अजीर्ण, है ना, असात्म्य भोजन, दूषी भोजन, ये सब जो निदान थे, या फिर स्नान ना करना, ये सब जो निदान थे, निदान का सेवन किया। इसके बाद में कृमियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, निदान के सेवन से कृमियों की उत्पत्ति हुई। शरीर में परिभ्रमण, मतलब कि जो कृमि थे उनने शरीर में परिभ्रमण किया और वहाँ पर कृमि रोग की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब चलते इसके लक्षण और स्वरूप पे। जो पुरीषज कृमि होता है, यह कृमि पक्वाशय से नीचे गुद मार्ग की ओर तथा आमाशय की ओर संचरित होता है। मतलब कि क्या है, देखो पुरीषज कृमि है तो अपन को ऐसे याद रखना है, पुरीष जो है वो काय में रहेगा? पक्वाशय में रहेगा। तो पक्वाशय में ये उत्पन्न होगा, यह कृमि काय में उत्पन्न होगा? पक्वाशय में उत्पन्न होगा। तो पक्वाशय से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। पक्वाशय से नीचे क्या रहता है? गुदा रहता है, तो गुदा मार्ग की ओर जाएगा, तथा और पक्वाशय से ऊपर क्या रहता है? आमाशय। तो और आमाशय की ओर संचरित होते हैं। ठीक है, तो पुरीषज कृमि कहाँ उत्पन्न हो गए? पक्वाशय में। हाँ, तो पक्वाशय से नीचे भी जा सकते हैं गुदा मार्ग में, और पक्वाशय से ऊपर की ओर, दैट इज आमाशय में। अगर वो पक्वाशय के नीचे की ओर गए तो वहाँ पर वो लक्षण कैसे उत्पन्न करेंगे? देखो पक्वाशय के नीचे क्या है? गुदा। तो गुदा से क्या होगा? अतिसार होगा, अतिद्रव मल की प्रवृत्ति होगी, शूल होगा। और अगर वो ऊपर की ओर आ गए तो अग्निमांद हो जाएगा आमाशय में, और नीचे की ओर जाएंगे तो गुदकंडू इत्यादि होगा। ठीक है, पुरीषज कृमि समझ में आ गया। मतलब कि अगर पक्वाशय के नीचे भी जा सकते हैं और पक्वाशय के ऊपर, पक्वाशय के नीचे गुद मार्ग में और पक्वाशय के ऊपर काय में? आमाशय की ओर संचरित होते हैं। और इसके लक्षण क्या क्या है? अतिसार, अतिद्रव मल की प्रवृत्ति, शूल और अग्निमांद इत्यादि देखने को मिलेगा। इसके बाद में कफच। तो कफच अपन को पता है, कफ का स्थान क्या है? आमाशय। तो कफच कृमि का स्थान आमाशय है। और यहाँ पर लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? अजीर्ण, अविपाक, अरुचि, मूर्छा, छर्दी, ज्वर और अंगमर्द इत्यादि लक्षण अपन को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अपन रक्तज कृमि। रक्तज कृमि रक्तवाहिनी सिराओं में होते हैं। तो जो रक्तवाहिनी सिराएं होती है उसमें ये रक्तज कृमि बताए गए। इनका अधिष्ठान क्या बताया है? रक्तवाहिनी सिराएं। ठीक है, यहाँ पर लक्षण क्या क्या है? कंडू, सुई चुभोने जैसी पीड़ाएं और बाल झड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लक्षण है रक्तज कृमि के, ये कफज कृमि से थोड़े थोड़े मैच करते हैं, लेकिन अपन को डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कि कंडू हो रहा है, सुई चुभोने सी पीड़ा हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो ये रक्तज कृमि है। ठीक है, रक्तज कृमि कहाँ उत्पन्न होंगे? रक्तवाहिनी सिराओं में होते हैं ये। ठीक है, अधिक बढ़ने पर त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस को खा जाते हैं, है ना। जब ये जो रक्तज कृमियाँ हैं ये अधिक दूषित हो गई तो वहाँ पर ये त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस को खा लेंगे। ठीक है, चिकित्सा की बात करते हैं तो चरक जी ने बहुत अच्छे से इनकी चिकित्सा बताई है, बहुत अच्छे से इनका वर्णन किया है। चरक ने 3 बताई है मेनली: निदान परिवर्जन, अपकर्षण और प्रकृति विघात, है ना। निदान परिवर्जन, अपकर्षण और
प्रकृति विघात। सबसे पहले जो आता है निदान परिवर्जन, तो अपन को पता ही है, जो निदानों का सेवन करते हैं, मतलब कि जैसे कि मधुर, कटु, मतलब कि मधुर, ये जो अन्न जो है ना, ये जो द्रव पदार्थ है, इन सब का सेवन, अभोजन, अजीर्ण, इन सब जो निदान है इसको त्याग करना, ठीक है, निदान का परिवर्जन करना। अपकर्षण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अपकर्षण मतलब कि खींचकर बाहर निकालना, बिना औषधि के खींचकर उसको अपन को बाहर निकालना है, जो कृमियां हैं उसको खींचकर बाहर निकालना। इसमें कृमि को यंत्रों या हाथ से पकड़कर बाहर निकाला जाता है ना। तो जो कृमियाँ होती है वो यंत्र से पकड़ी जाती है या फिर हाथ से पकड़ी जाती है और खींचकर बाहर निकाला जाता है। आमाशय में स्थित कृमियों को निकालने के लिए औषध भेषज 4 प्रकार की प्रयोग करते हैं, डेट इज शिरो विरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन। अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इसमें जो आमाशय में जो कृमि होते हैं, आमाशय में कृमि जो स्थित होते हैं, उसको अपन औषधि कैसी देंगे, देखो 4 प्रकार की औषधियों का प्रयोग करेंगे। शिरोविरेचन करेंगे, उसमें वमन, विरेचन और आस्थापन वस्तुओं का यूज करेंगे वहां पर। प्रकृति विघात मतलब क्या है, देखो कृमि की प्रकृति का नाश करना प्रकृति विघात है। इसमें कटु, तिक्त, कषाय, क्षार एवं उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करके कृमियों का नाश किया जाता है। मतलब कि ये जो पदार्थ है, कटु, तीक्ष्ण, कषाय, क्षार एवं उष्ण द्रव्यों का अपन को प्रयोग करना है और कृमियों को नाश करना है। इसी को क्या कहेंगे अपन, प्रकृति विघात, है ना। तो कृमियों की प्रकृति के अपोजिट अपन को द्रव्यों का सेवन करवाना है। इसके बाद में औषधि योग के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है औषधि योग को याद करने के लिए, विडंग कृमि नाशक कर दो, ठीक है। विडंग और कृमि से अपन ने जो सारे वो बनाए हैं अपन ने फॉर्मुलेशन, देखो विडंग आदि चूर्ण, विडंग आदि तेल, विडंग आदि लोह और विडंग आदि अरिष्ट। और कृमि से कृमि मुग्धर रस, कृमि हर रस, कृमि घातनी वटी और कृमि कुठार रस, ठीक है। तो ये अपन को याद रखने हैं, विडंग और कृमि, ठीक है। विडंग और कृमि से मैंने सब याद करवाया आपको, फिर से देख लेते हैं। विडंग आदि चूर्ण, विडंग आदि तेल, विडंग आदि लोह, विडंग आदि अरिष्ट और कृमि मुद्गर रस, कृमि हर रस, कृमि घातनी वटी और कृमि कुठार रस, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।